जैसे ही 14 मई 1948 को डेविड बेन गुरियन ने इसराइल के क़याम का ऐलान किया तो अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों ने उसे फ़ौरन तस्लीम कर लिया। सारे का सारा मगरब माली और अस्करी इमदाद के साथ इसराइल के साथ खड़ा था। यहूदी ख़ानदान भी सफारती और माली इमदाद फराहम कर रहे थे। दूसरी तरफ ऐलान आज़ादी के फ़ौरन बाद पहली अरब इसराइल जंग भी छिड़ गई। मिस्र, उर्दन, शाम, लबनान और इराक ने बैक वक्त इसराइल पर हमला कर दिया। फ़लस्तीनी अरब क़यादत भी मैदान में उतरी, लेकिन वो ज़्यादा मुनज़्ज़म नहीं थी। यहाँ पर मसला ये था कि सारी की सारी अरब फ़ौजें अलग अलग महाजों पर लड़ रही थीं और उनके दरमियान कोई मुकम्मल इत्तेहाद मौजूद नहीं था, जबकि इसराइल की मदद के लिए सारी मगरबी ताकतें एक पेज पर मौजूद थीं। अमेरिका ने हथियार फराहम किए, माली इमदाद दी और सियासी हमायत का ऐलान किया। सोवियत यूनियन और चेकोस्लोवाकिया ने असला फराहम किया और साथ बाकी फौजी साजो सामान भी। बैरून मुल्क यहूदियों ने फंडिंग की, लॉबिंग की और रज़ाकाराना तौर पर वो जंग में भी शामिल हुए। जंग के नताइज हैरान कुन थे। इसराइल न सिर्फ महफूज रहा बल्कि उसने फ़लस्तीन के ज़्यादातर इलाकों पर कब्ज़ा भी कर लिया। 7 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी अरब महाजरीन बन गए। उर्दन ने वेस्ट बैंक पर कब्ज़ा कर लिया और मिस्र ने गज़ा पर। इसराइल की बढ़ती हुई ताकत को देखते हुए लाखों यहूदी मशरकी यूरोप और अरब ममालिक से हिजरत करके इसराइल में आबाद होने लगे। अरब ममालिक में गुस्सा और एहतजाज बढ़ रहा था, लेकिन सियासी इंतशार और आपसी इख्तलाफात की वजह से वो कभी भी कोई इफ़ेक्टिव प्लानिंग ना कर सके। 1950 तक इसराइल एक ताकतवर रियासत बनकर उभर चुका था, जबकि फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों का मसला दुनिया के सबसे बड़े तनाज़ात में शामिल हो चुका था। 1952 में मिस्र में फ़ौजी इनकलाब की शक्ल में एक बड़ी तब्दीली रोनमा हुई। पहले जनरल मोहम्मद नजीब ने मुल्क का कंट्रोल संभाला और बाद में जमाल अब्दुल नासिर ने। नासिर इसराइल के खिलाफ अरब कौम परस्ती के बड़े लीडर के तौर पर सामने आए। अरब दुनिया में दोबारा उम्मीद जागना शुरू हुई कि अब इसराइल को ख़त्म कर दिया जाएगा। इसराइल फैलता जा रहा था। मिसाल के तौर पर 1953 में इसराइली फ़ौज ने उर्दन के गांव किबिया पर हमला किया और दर्जनों औरतों और बच्चों को कत्ल किया, लेकिन कोई भी मुस्लिम मुल्क इस पोजीशन में ना था कि वो इसराइल को रोक सकता। 1955 में मिस्र ने सोवियत यूनियन के साथ असले का मुआहदा किया, तो जवाब में इसराइल ने भी अमेरिका और फ्रांस से जदीद हथियार खरीदना शुरू कर दिए। कोल्ड वार का दौर था। मिडल ईस्ट में इसराइल अमेरिका के साथ और मिस्र सोवियत यूनियन के साथ खड़ा हो गया। जमाल अब्दुल नासिर मिस्र में सियासी तौर पर बहुत मकबूल और मजबूत हो चुके थे। 1956 में एक मशहूर वाक़या पेश आया। स्वेज़ कनाल जो बरतानिया और फ्रांस के कंट्रोल में थी, नासिर ने उसे कौमी मलकियत करार दे दिया। इसराइल ने बरतानिया और फ्रांस के साथ मिलकर मिस्र पर हमला कर दिया। यहाँ सोवियत यूनियन ने जमाल अब्दुल नासिर की मदद की। सोवियत ने अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस पर दबाव डालकर हमला रुकवा दिया। यहाँ फ़ौजी लिहाज से इसराइल को कुछ कामयाबी मिली, लेकिन ये लड़ाई सियासी लिहाज से नासिर को मिस्रियों के सामने हीरो बना गई, क्योंकि उसने स्वेज़ कनाल का कंट्रोल अपने हाथ से ना जाने दिया। दूसरी तरफ फ़लस्तीनी नौजवान अब मुख्तलिफ जिहादी ग्रुप्स में जमा हो रहे थे। वो इसराइलियों पर छापा मार हमले करते और इसराइल उनके खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ करता। 1958 में लबनान और उर्दन में बगावतें हुई तो अमेरिका और बरतानिया ने डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन की ताकि उनके इत्तेहादी इसराइल के इर्द गिर्द अरब ममालिक मुस्तहकम ना हों। (1959) में यासिर अरफात और उनके साथियों ने एक तंजीम अल फतह बनाई, जिसका मतलब फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए इसराइल के खिलाफ गुरिल्ला कार्रवाइयाँ करना था। इस सब के बावजूद 1960 तक इसराइल ने ज़राअत, हथियार साजी और खुफिया एजेंसी मोसाद को बहुत मजबूत कर लिया। मोसाद ने पूरे अरब में जासूसी का जाल बिछाया और हालात ये बना दिए कि फ़लस्तीनी कंपनियों में गुर्बत और मायूसी फैल गई।
اس دوران جمال عبد الناصر نے ایک نعرہ بلند کیا، ایک قوم، ایک مستقبل، ایک دشمن۔ سارے عرب کی حمایت سے 1964 میں PLO پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن قائم ہوئی، جس نے بعد میں یاسر عرفات کی جماعت الفتح کے ساتھ مل کر اسرائیل کے اندر مسلح کارروائیاں کی۔ جواب میں اسرائیل نے فلسطینی کیمپوں پر بمباری کی۔ ان ساری جھڑپوں نے 1967 کی 6 روزہ جنگ کے لیے سامان پیدا کر دیا۔